अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल प्रोसेस कॉस्टिंग के एरिया पे हो रही थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 पे बात शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने प्रोसेस अकाउंट बनाने का बेड़ा उठाया था, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों के लिए, और हम प्रोसेस ए के अकाउंट को लेके काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर चुके थे और अब हमने प्रोसेस ए में सिर्फ जो जॉइंट कॉस्ट बची थी उनको स्प्लिट करना था कॉमेट और G1 में NRV बेसिस पे, और उस पर प्रोसेस बी अकाउंट बनाना था। तो कोई इशू कल के लेक्चर से जो हमने कल बातें की उनमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछिए। मुझे ज़रा प्रोसेस ए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कल प्रोसेस कॉस्टिंग के एरिया पे हो रही थी और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 पे बात शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने प्रोसेस अकाउंट बनाने का बेड़ा उठाया था, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी दोनों के लिए, और हम प्रोसेस ए के अकाउंट को लेके काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ रिकॉर्ड कर चुके थे और अब हमने प्रोसेस ए में सिर्फ जो जॉइंट कॉस्ट बची थी उनको स्प्लिट करना था कॉमेट और G1 में NRV बेसिस पे, और उस पर प्रोसेस बी अकाउंट बनाना था। तो कोई इशू कल के लेक्चर से जो हमने कल बातें की उनमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछिए। मुझे ज़रा प्रोसेस ए अकाउंट जो हम बना रहे थे उसका डाटा ज़रा लाने में बोर्ड पे मदद कीजिए। हम प्रोसेस ए अकाउंट में पहुंच चुके थे। वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन से कहानी शुरू हुई थी 800 यूनिट से, 1.5 मिलियन कॉस्ट थी, फिर मटेरियल और कन्वर्जन, शायद मटेरियल थी 9.6 मिलियन, कन्वर्जन थी 4.5 मिलियन, और यूनिट से मटेरियल में 9000। फिर इसमें आउटपुट्स एक आ रही थी कॉमेट जो कि फिनिश गुड्स में जा रही थी, एक G1 है जो प्रोसेस बी में जा रही थी। इनके यूनिट्स थे 3500, 4000, और देन वी हैव स्ट्रिंग बाय प्रोडक्ट थी 1000, फिर नॉर्मल लॉस 885, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन 950, एबनॉर्मल गेन 535। अच्छा, इसकी वैल्यू में ले ली थी कल 1010 412, इसकी वैल्यू ले ली थी हमने 600,000, 177,000, 16,087,53। ये वैल्यू ठीक है? 166,875,3। लीजिए जी, यहाँ तक हम कल पहुँच चुके थे और इसका मतलब हमारी डेबिट साइड क्वांटिटी वाइज और वैल्यू वाइज दोनों क्लोज थी। क्वांटिटी इसकी थी 10,335, ये तो यहाँ से 10,335 पे मैच था, और वैल्यू क्या है यहाँ पे 66। अच्छा जी, अब हमने इसको भी यहाँ पे क्लोज करना है 16610,412। ठीक है जी, ये हमारी कहानी है, और अब हमने प्रोसेस बी अकाउंट इसके साथ बनाना है, और प्रोसेस बी अकाउंट बनाने के साथ साथ हमने प्रोसेस ए को कंप्लीट भी करना है। प्रोसेस बी में हमने ये जो 4000 है G1 यहाँ पे शिफ्ट होना है, प्रोसेस ए से 4000, इसकी वैल्यू क्या है उस पर भी हम काम करना है।
जी, तो अब ये मैंने कल का जो स्ट्रक्चर था वो सामने लेके आया हूँ। कोई सवाल कल की डिस्कशन से किसी बच्चे के जहन में कोई बात समझ ना आई हो, पूछिए। एबको मेथड के तहत इस सवाल को हम कर रहे थे। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाया था, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट की थी और कॉस्ट पर यूनिट को लेके हमने एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस को वैल्यू कर लिया था। हमने कॉस्ट पर यूनिट को लेके कॉमिट और जीवन का वैल्यू इसलिए नहीं किया कि कॉमिट जीवन में जो कॉस्ट तकसीम होनी है वो एनआरवी बेसिस पे होनी है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर कॉमिट जीवन में कॉस्ट की तकसीम यूनिट पे होती तो वही कॉस्ट पर यूनिट जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है वही कॉस्ट पर यूनिट यहाँ इस्तेमाल हो जाना था, क्योंकि जब यूनिट बेसिस पे कॉस्ट की तकसीम होती है इसका मतलब हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट सेम है, तो वो कॉस्ट पर यूनिट वही होनी थी जो हमने एबनॉर्मल गेन और वर्किंग प्रोसेस के लिए यूज की। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे कॉस्ट आपकी जॉइंट प्रोडक्ट्स पे तकसीम होनी है एनआरवी बेसिस पे, तो हम कॉस्ट पर यूनिट का डाटा इनकी वैल्यूएशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनकी वैल्यूएशन की अप्रोच हमारी वही रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे, मैं इसकी अगर वर्किंग बनाऊं इसकी लिहाजा से, तो जॉइंट कॉस्ट मेरी कॉमिट प्लस जीवन की बची क्या, तो जॉइंट कॉस्ट मेरी बची है 16610,412 माइनस 600,000 माइनस 177,000 माइनस 1668753 1464619 ये है जी जॉइंट कॉस्ट, जिसको मैंने अब तकसीम करना है कॉमिट और जीवन में और तकसीम करना है एनआरवी की बेसिस पे। ठीक है जी, तो मैं अब इनकी एनआरवी की रेशो बनाने की कोशिश करता हूं। कॉमिट एंड जीवन एनआरवी का तरीका हमने पढ़ा है कि इट इज फाइनल सेल वैल्यू लेस कॉस्ट आफ्टर स्प्लिट ऑफ। ठीक है जी, तो हमें यहां से एनआरवी मिलती है। कॉमिट को पहले डील कर लें, मुझे लगता है कॉमिट जरा आसान है। कॉमिट की एनआरवी, उसने कहा जी आप जब प्रोसेस वन से कॉमिट निकालोगे 1500 की बेचोगे 120 पैकिंग के खर्चे के बाद, इसका मतलब पर लीटर कितने का बेचोगे 1380। तो आप इसको जिस तरह मर्जी प्रेजेंट करना चाहो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी टोटल कॉमिट निकला कितना है 3500 और इसकी फाइनल सेल वैल्यू 1500 है 120 के खर्चे के बाद, तो यहां से इसकी एनआरवी आ गई 4830,000,000। लीजिए जी, ये कॉमिट की एनआरवी आ गई। हमने कॉमिट के 3500 यूनिट बनाए हैं और कॉमिट हम बेच रहे हैं 1500 पर लीटर आफ्टर इनकरिंग अ कॉस्ट ऑफ 120। तो नेट हमें स्प्लिट ऑफ, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पे एनआरवी ले रहे हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नेट हमें 1320 पर लीटर मिल रहा है, तो 35 लीटर का कितना पैसा मिला। अच्छा जी, इसी तरह आइए ग्रेविटी पे, जीवन पे। जीवन ग्रेविटी बन के बिक रही है, जीवन ग्रेविटी बन के बिक्री है, बिक्री है किस प्राइस पे 2200। अच्छा, इस 2200 में से 140 तो पैकिंग है, लेकिन इसके अलावा इस 2200 में 2200 तक पहुंचने के लिए आपको 2000 की 2 मिलियन की कन्वर्जन कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसको भी मैं अगर कैलकुलेट करूं इसी अंदाज में, हमने 4000 लीटर ग्रेविटी, जीवन को ग्रेविटी बना के बेचा, जिसमें नेट पैसे जो हमें आ रहे हैं बेचने पे वो 2200 माइनस 140 एक है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए एक और खर्चा भी माइनस हो रहा है 2 मिलियन का। ये भी तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ना, इधर ऐसा कोई खर्चा नहीं था, यहाँ पे पैकिंग के अलावा ये खर्चा भी है। तो इसकी एनआरवी क्या बन रही है 6240,000,000। लीजिए जी, ये एनआरवी की कैलकुलेशन बनती है मेरी समझ के मुताबिक कॉमिट एंड जीवन की।
NRV हमने प्रोसेस को जो क्रेडिट करने हैं NRV के बेसिस पे कॉस्ट को तकसीम करके हमने प्रोसेस को क्रेडिट करना है। अच्छा जी, अब NRV आपके पास आ गई है। अब इस कॉस्ट को आप NRV की बेसिस पे तकसीम करेंगे। जॉइंट कॉस्ट की तकसीम जब हम करेंगे तो कॉमेट्स शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, इसका टोटल क्या जी? 11,070,000,000। सो कॉमेट का शेयर बनेगा 4830 और ओवर 11,070, मैं 000 तीनों को आगे से उड़ा रहा हूँ, मल्टीप्लाइड विद 14164,659। कितना ऐसा बना? 6180,244। और इसी तरह जीवन का हिस्सा बनेगा 6240 divided with 11070 multiplied with 14164,659. 79,155। लीजिए जी, ये हमारे पास कॉस्ट आ गई। इनको हम पोस्ट करेंगे। कॉमेट 6180,244 एंड G1 7984,415। टोटल देखिए सब्जेक्ट टू राउंडिंग ऑफ, मैं राउंडिंग ऑफ पे बगैर ही टैली हो रहा है और यहाँ से 7984,415। प्रोसेस ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम प्रोसेस बी पे आ गए। हमने प्रोसेस ए की वर्किंग जो आज परफॉर्म की है वो ये है जनाब, जॉइंट कॉस्ट जो हमें कॉमेट और जीवन में तकसीम करनी है वो क्या है, और कॉमेट और जीवन की NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है। NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है? तो कॉमेट की NRV 4830 है और जीवन की NRV 6240,000 है। ठीक है जी। NRV क्या होती है? फाइनल सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट इनकर्ड आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। जी, किसी वैल्यू की डिटर्मिनेशन में कोई दिक्कत? कॉमेट और जीवन की NRV और उसकी बेसिस पे ये कॉस्ट की तकसीम। प्रोसेस ए कंप्लीट। प्रोसेस बी में अगर आई है तो प्रोसेस बी में यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट ऐड होनी है 2 मिलियन की, और इसके बाद इसमें लॉस कोई नहीं है। सारे का सारा फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो जाना है ग्रेविटी को, ग्रेविटी फिनिश गुड्स को चला जाना है सब कुछ 4000 यूनिट्स, और ये काउंट भी क्लोज हो जाता है। यहाँ पे कितना जी सम? 9984,415। लीजिए जी, ये प्रोसेस अकाउंट बी भी हमारा क्लोज हो गया। हमने प्रोसेस ए प्रोसेस बी दोनों अकाउंट्स बना लिए हैं और कॉन्सेप्चुअली चीजों को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम रिक्वायरमेंट का रेफरेंस से भी इसको कवर कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में उसने मांगा क्या था हमसे और वो हम किस हद तक इस डिस्कशन में कवर कर पाए हैं, और कौन सी बात रह गई है उसको भी एड्रेस कर लेते हैं। जो बात रह गई है उसको भी हम कवर कर लेते हैं। जी, यहां तक कोई सवाल? प्रोसेस अकाउंट की कंस्ट्रक्शन के रेफरेंस से कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछिए। किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में, प्रेजेंटेशन में कोई हेल्प चाहिए? अच्छा, अब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखते हैं वेयर डू वी स्टैंड। प्रिपेयर क्वांटिटी शेड्यूल एंड इक्वल प्रोडक्शन शेड्यूल ऑफ प्रोसेस ए। ये तुमने कर लिया काम, ये दो काम तुम्हारे हो गए ना। प्रोसेस ए का क्वांटिटी शेड्यूल हमारा ये है, ये दो कॉलम, ठीक है, और इक्वल यूनिट शेड्यूल विद कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन कल हमने कर लिया, ठीक है, वो हमने बना लिया।
कंप्यूट कॉस्ट पर लीटर ऑफ कॉमेट एंड ग्रेविटी। कॉमेट और ग्रेविटी की कॉस्ट पर लीटर बताओ। तो यहां नजर तो नहीं आ रही कहीं पे कॉस्ट पर लीटर, बट यूं निकलती है भाई। कॉमेट की कॉस्ट पर लीटर तो ये आ गई, कॉमेट की कॉस्ट पर लीटर तो यहां से आ रही ना भाई। तो क्या आ रही है बताओ जरा। 176.5.78, 2 डेसिमल तक काफी है। ये जनाब कॉमेट की कॉस्ट पर लीटर आ गई। कॉमेट हमने यहां से बना लिया, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है। सो रुपीज डिवाइड विद क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये कॉमेट की कॉस्ट पर लीटर आ गई प्रोसेस से। अब ग्रेविटी की कॉस्ट पर लीटर चाहिए, यहां से निकाल लो। 2496.10 पर लीटर दीजिए जी। ये पार्ट था, ये भी एड्रेस हो गया। डाटा हमने सारा बना लिया हुआ था। रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई इसकी कॉस्ट पर लीटर ये है, इसकी कॉस्ट पर लीटर ये है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट हमने पार्ट ए भी कर लिया, पार्ट बी भी कर लिया, पार्ट सी। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड प्रोडक्शन गेन्स लॉस ऑफ प्रोसेस ए फॉर द मंथ। अच्छा, ये बड़ा एक रेगुलर पूछे जाने वाला सवाल है कि गेन्स और लॉसेस की अकाउंटिंग एंट्रीज बताइए। गेन्स और लॉसेस की अकाउंटिंग एंट्रीज बताइए। सो प्रोसेस ए के प्रोसेस ए में आप देख रहे हैं नॉर्मल लॉस भी आ रहा है, प्रोसेस ए में आप देख रहे हैं नॉर्मल गेन भी आ रहा है। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज हमें बनानी है, तो मैं यहीं पे प्रेजेंट करता हूं। ये नोट कर लिया जी आपने। Yes, sir. एग्जामिनर की प्रेजेंटेशन उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से डिफरेंट अंदाज में हुई हुई है। मैंने प्रोसेस के रेफरेंस से प्रेजेंटेशन दी है। सो फॉर्मेट तो वैसे ही हमें पता है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहती है। वी शुड नॉट वरी अबाउट द फॉर्मेट। अच्छा जी, अब हमें लॉसेस की एंट्री चाहिए। सबसे पहले नॉर्मल लॉस को डील करते हैं। नॉर्मल लॉस, अब एंट्रीज आपके जहन में सारी आनी चाहिए। जब प्रोसेस बना रहे होते हैं, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है? डेबिट स्क्रैप अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट, डेबिट स्क्रैप अकाउंट, क्रेडिट प्रोसेस ए। प्रोसेस ए ये नॉर्मल लॉस है जी। और क्या है वैल्यू? 177,000, 177,000। फिर आ जाइए अब नॉर्मल गेन के ऊपर। डेबिट प्रोसेस ए, क्रेडिट एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस ए डेबिट होगा, ये एबनॉर्मल गेन है जी, और क्रेडिट होगा एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है जी, चलिए इसे यहाँ बताने की जरूरत नहीं। प्रोसेस ए एबनॉर्मल गेन और इसकी वैल्यू है 1010412, 1010412। अच्छा, यहाँ पे एक बात शायद मैंने पहले बोली हो, जब हमें जनरल एंट्रीज जब भी आती है, डिस्क्रिप्शन इज अ पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ आंसर। मैं यहाँ पे ओमिट कर जाता हूँ, नहीं लिखता, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ आंसर अनलेस एग्जामिनर कहे कि जरूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है? एबनॉर्मल गेन यूनिट्स को स्क्रैप अकाउंट में क्लोज किया जाता है और स्क्रैप वहां से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। यही कहानी है ना। तो नॉर्मल गेन अकाउंट ने अब डेबिट होना है, स्क्रैप ने क्रेडिट होना है स्क्रैप वैल्यू से। एबनॉर्मल गेन के यूनिट है 535 और लॉस यूनिट की स्क्रैप वैल्यू क्या है? लॉस यूनिट की स्क्रैप वैल्यू पर यूनिट क्या है? 200। लॉस यूनिट की स्क्रैप वैल्यू है 200। तो ये 535 इंटू 200 पे आपका स्क्रैप अकाउंट में ट्रांसफर होना है। कितना बना? 107,000, 107,000। अच्छा, यहाँ से अब नॉर्मल गेन ने भी तो क्लोज होना है ना पीएनएल में। अब नॉर्मल गेन ने डेबिट होना है, पीएनएल ने क्रेडिट होना है। कितना? इसका डिफरेंस कितना जी? 3412, 903,412। और फाइनली स्क्रैप अकाउंट ने क्लोज होने हैं डेबिट कैश, क्रेडिट स्क्रैप, और जितने यूनिट बचे हैं, एक्चुअल लॉस कितना था हमारा? 885 माइनस 535, ये बचे ना? 885 माइनस 535, जो यूनिट बचे इनटू स्क्रैप वैल्यू 200, 350, 70,000,
1000, ये हमारा स्क्रैप अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। हम अदरवाइज भी देख सकते हैं स्क्रैप अकाउंट को, यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। ये डेबिट हुआ था, ये स्क्रैप अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, नेट कितना बचा हुआ था यहाँ पे 70। डेबिट 177 किया था स्क्रैप में, क्रेडिट 107 हो गया, तो बाकी 70 क्रेडिट करना है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो स्क्रैप ने 70 से क्रेडिट हुआ, कैश डेबिट हुआ। इसको इस तरह देख लो, या आप देखो हमारा एक्चुअल लॉस था क्या। एक्चुअल लॉस आपका था 885 माइनस 535, नॉर्मल लॉस माइनस नॉर्मल गेन, ये आपका एक्चुअल लॉस था। एक्चुअल लॉस यूनिट्स लो इनटू 200 मल्टीप्लाई कर दो, 70,000 यहाँ से भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 हमने 5 एंट्रीज डाली हैं। एग्जामिनर अक्सर इसमें 2-3 एंट्रीज कंबाइन कर देता है, एक एंट्री मिस भी कर देता है। ठीक है, कंबाइन भी एंट्रीज हो सकती है, मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल मैंने इंडिविजुअली स्टैंड लोन डिस्कस किया ताकि आपको बात नजर आए, डाटा का फ्लो नजर आए यहाँ पे। ठीक है, आगे चल के अब इनको कंबाइन करना सीख सकते हैं। किसी सवाल में कंबाइन एंट्री भी मैं आपको बता दूंगा, बट फिलहाल मैंने एक एक एंट्री को अलग-अलग आपसे शेयर किया ताकि आपको प्रॉपर डाटा का फ्लो समझ आए। ये नहीं क्वेश्चन। सो हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं। हमने इसको प्रोसेस ए प्रोसेस बी के अकाउंट से पहले डिस्कस कर लिया था, फिर हमने रिक्वायरमेंट के रेफरेंस से इसको डिस्कस कर लिया कि रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं रह जाए जो हमें समझ ना आती हो। एनी क्वेश्चन? जॉइंट बाय प्रोडक्ट विद लॉसेस एंड गेन्स, एक बड़ी कंप्रीहेंसिव ये एक्टिविटी थी क्वेश्चन नंबर 19 की। इसका पास परसेंटेज अगर आप देखें तो 52% है, विच इज गुड। इस क्वेश्चन में 52% पास परसेंटेज ओवरऑल रहा, जो कि बेहतर था। और मार्किंग स्कीम आप फिर यहाँ से देख सकते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल 1.5, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल 3.5, जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस ए 4 मार्क्स, एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ 2 मार्क्स, कॉस्ट total cost of comet and gravity 1 mark, cost per liter of comet and gravity 1 mark, entry for recording normal loss 1 mark, entry for recording abnormal gain 2 marks। स्टेप वाइज मार्किंग है, जो काम कर सकते हैं करेंगे, जहां पे फंसे उसको जम्पशन ले आगे चलिए, अब सवाल कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने वैल्यूज बेशक प्रोसेस कोड में सारी गलत भी निकाल दी हैं, जनरल एंट्रीज ठीक दे दी हैं, तो ये नंबर आपको 3 मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वैल्यूज के नंबर नहीं है, कॉन्सेप्ट के नंबर होते हैं। कमेंट्स में आप कॉमन एरर्स पढ़ सकते हैं जो एग्जामिनर ने बताए हुए हैं। कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है, कोई ना कोई बातें हम करते रहे हैं इनके ऊपर। शायद जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस ए, शायद एग्जैक्टली उसने कैसे आइडेंटिफाई किया है जॉइंट कॉस्ट, क्वांटिटी शेड्यूल, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल, जॉइंट कॉस्ट की तकसीम, कॉमेट और ग्रेविटी में जॉइंट कॉस्ट की तकसीम, बेसिकली पूरा प्रोसेस को उसने 4 मार्क्स दिए हुए हैं। जॉइंट कॉस्ट डिटरमिन करना, उसको तकसीम करना, और वहां से फिर फर्दर कॉस्ट पर लीटर बनाना, 1 नंबर उसका अलग दिया हुआ है। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे एजेंडा में है जी, क्वेश्चन नंबर 4 19। हाँ, पहले टेस्ट डिस्कस कर लें जी, बिल्कुल पहले टेस्ट डिस्कस करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे हमारे एजेंडा का, इस क्वेश्चन को हम सामने रख लेते हैं। लीजिए, टेस्ट हमारा हुआ था इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। इसकी परफॉर्मेंस क्लास की जो बच्चे टेस्ट में बैठे, आल्दो मैं फिर कहता हूँ कि बच्चे
बच्चों की अटेंडेंस इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो बच्चे बैठे उनकी बेसिस पे 70% पास रेट इस टेस्ट का था, विच शोज के या पढ़ना तो आपने यकीनन शुरू नहीं किया होगा, टेस्ट ही आसान बन गया होगा हमसे, तो आसान टेस्ट था इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन स्टिल क्या इश्यूज हैं जी इस टेस्ट में? आपसे आपके मार्क्ड आंसर भी शेयर हो गए, सोल्यूशन भी शेयर हो गया, क्या मसला मसाइल जी? किस पॉइंट पे आपको कोई हेल्प या गाइडेंस चाहिए, पूछिए। ये टेस्ट नंबर 5 है हमारा। टेस्ट नंबर 5 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एन इशू, पहले पार्ट में हमसे ईओक्यू और क्वांटिटी डिस्काउंट वैल्यूएशन था, और सेकंड पार्ट में दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमें रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री एंड सेफ्टी स्टॉक निकालना था। हमारी टेस्ट में टेस्ट नंबर 1 में हाईएस्ट मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं। एक है आयशा लतीफ़ 15 मार्क्स 100% मार्क्स। कौन है जी आयशा लतीफ़? वेल डन बेटा। और दूसरे हैं प्यार अली जफर। वेल डन बेटा, माशाल्लाह 2 बच्चों के 100% मार्क्स हैं। इसके बाद फिर आगे और भी अच्छे नंबर हैं, और जैसे मैंने कहा कि टोटल 70% स्टूडेंट पास हैं जी। किसी पॉइंट पे आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो, कोई बात समझ ना आई हो जी बेटा? क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए ये वीक्स हैं और आगे मंथ्स हैं। ये वीक्स हैं और आगे जो लीड टाइम है वो मंथ्स में है, ठीक है। और बताया गया है कि 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा गया, जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि एक तो पढ़ के लग भी जाके समझ आ गया है, दोबारा पढ़ लिया करो, जिसकी जहमत नहीं की शायद आपने। आपको लगा ये तो हलवा सवाल है, जैसे सर ने कराया था क्लास में वैसे ही छाप दो, तो छाप दिया आपने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता, छापने वाले सवाल एग्जामिनर नहीं देता। तो ये थोड़ी सी आपको वही एक एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि आपको लगता है सवाल ये तो डिट्टो है, देखा हुआ है, चक्कर ही कोई नहीं, पर चक्कर होता है बीच में, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है बार बार के पढ़ा करो, सवाल समझ भी आ जाए फिर भी एक दफा पढ़ लिया करो जी। और जी मसला जी, नंबर ऑफ ऑर्डर जहाँ निकाले हैं जी, वहां पे क्या जुर्म हो गया जी? नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ निकाले हैं जी, ये मकुआ है। क्या हुआ यहाँ पे भाई? वेरिएबल कॉस्ट पर ऑर्डर ये निकल रही है जी, ये 178567 आ रही है। राउंडिंग ऑफ हो रही होगी ना यहाँ पे, शायद कोई राउंडिंग ऑफ फ्रैक्शन में हो गई हो, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उससे भी नंबर कटने नहीं चाहिए आपके, आप डायरेक्ट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह प्रेजेंट कर दो, जैसे आपने किया वैसे कर दो, राउंडिंग ऑफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंटेशन पे हम आजाद हैं, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल जी? किसी और कैलकुलेशन पे कोई गाइडेंस हेल्प चाहिए, पूछिए। रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जिसमें जिस तरह के सवाल हमने क्लास में किए हुए थे उसी तरह था, बस थोड़ी सी वेरिएशन डाली गई थी, जिसमें कुछ बच्चे मैनेज कर पाए, कुछ बच्चे मैनेज नहीं कर पाए। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा इस एरिया में बेहतर रही।
एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट। तो आगे चलें जी, फिर दोबारा प्रोसेस कॉस्टिंग पे आ जाएं, जिसका टेस्ट भी आने वाला है। इस वीक आपका इसी का टेस्ट है ना, कल है प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट है। चलें, अभी प्रोसेस कॉस्टिंग का हल्का फुल्का टेस्ट आएगा, अगले टेस्ट में फिर फुल फ्लैश टेस्ट आएगा, क्योंकि अगले वीक भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही टेस्ट आने वाला है आपका, क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग पे भी हमारी पास्ट पेपर डिस्कशन जारी है। तो इसलिए अभी बेसिक लेवल क्वेश्चन होगा, एडवांस लेवल क्वेश्चन आगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा अगले टेस्ट में। अच्छा जी, हॉर्नबिल, मैंने कोशिश किया क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए जाए जिनमें हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आपको नजर आता रहे, लेकिन बात मकसद सिर्फ सिखाना फिर यही होता है कि नई चीज का मतलब ये नहीं है कि हो नहीं सकती, नई चीज का मतलब थोड़ी तवज्जो चाहिए, हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह देखते हैं यहाँ पे क्या है। प्रिपेयर फॉलोइंग फॉर द डिपार्टमेंट बी फॉर द मंथ, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, statement showing cost per equivalent units, statement showing evaluation of output and process account। उसने प्रोसेस अकाउंट पार्ट डी में मांगा है, लेकिन मैं पार्ट सबसे पहले इसी को बनाएंगे हम, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो बाकी सारी उसकी वर्किंग में आ जाता है। ठीक है, यूनिट टिप उसने दी दिया एक, ट्रीट कॉस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए इन द सेम वे एज मटेरियल कॉस्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टार्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी प्रोसेस एंड ट्रीट डिपार्टमेंट बी कॉस्ट इन द सेम वे एज कन्वर्जन कॉस्ट। ये हमें ऑलरेडी पता है, हम ऐसा ही करते हैं कि एक डिपार्टमेंट से मटेरियल जब दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होता है तो हम उसको मटेरियल ही ट्रीट करते हैं, इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। हॉर्नबिल, Hornbill HL produces certain chemical for textile industry. The company has 3 production departments. All materials are introduced at the beginning of the process in department A and subsequently transferred to department B. Any loss in department D is considered as normal. B में जो भी loss होगा normal होगा। The following information has been extracted from the records of HL for department B for the month of August. Opening work in process nil, closing work in process 10,500 liters, unit transferred from department A 55,000, unit transferred to department C 39,500, labor rupees में 27,520, factory overhead rupees में 15,480, material from department A were transferred at a cost of 1.5 per liter। मतलब ये जो material from department A were transferred at cost of 1.8 per liter, ये जो लीटर ट्रांसफर हुए इनकी बात की जा रही है कि 1.8 पर लीटर पे ट्रांसफर हुए हैं। The degree of completion of work in process in terms of cost originating in department B was as follows। ये कहानी है वर्क इन प्रोसेस की डिपार्टमेंट बी के, और उसने कहा जी ये किन टर्म्स में है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में जो खर्चा हुआ उसके लिहाज से उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है। वर्क इन प्रोसेस के 50% यूनिट्स 40% है, 20% यूनिट्स 30% है, और 30% यूनिट्स 24.5% है। दिस इज द न्यू थिंग कि उससे सारे के सारे वर्क इन प्रोसेस एक स्टेज पे नहीं है, कुछ यूनिट कहीं पड़े हुए, कुछ यूनिट कहीं पड़े हुए, कुछ कहीं। दैट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इंशाअल्लाह इनसे हमसे कहा गया जी बेसिकली हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, बाकी सारी चीजें इसके अंडर ही आ जाएंगी। तो डाटा हम सारा अपने सामने जरा ले आते हैं। ये जी डाटा है, डिपार्टमेंट बी का हमें प्रोसेस अकाउंट बनाना है जी। तो डिपार्टमेंट बी का प्रोसेस अकाउंट क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, जो हम करने जा रहे हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नील है, स्टार्टिंग पॉइंट है डिपार्टमेंट ए से ट्रांसफर। सो प्रोसेस ए से ट्रांसफर है जी 55,000 लीटर 1.8 के हिसाब से कॉस्ट कितनी बनेगी 99,000। इसके बाद फर्दर कॉस्ट जो इनकर हुई लेबर है, ओवरहेड्स हैं। सो लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेबर है जी कितनी 27,520। ओवरहेड के रेफरेंस से फिर मैं याद करा दूं, आपको याद रखना है प्रोसेस अकाउंट में ओवरहेड एब्जॉर्ब लिए जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, हम अज्यूम करेंगे ये एब्जॉर्ब नहीं है, ठीक है। अगर कहीं एक्चुअल एब्जॉर्ब होने दिए जाएंगे ओवरहेड एब्जॉर्ब
आते हैं। सो 15480 डेबिट साइड पे इनपुट क्वांटिटीज भी आ गई, डेबिट साइड पे इनपुट कॉस्ट भी आ गई। क्रेडिट साइड पे आउटपुट आएगी जो प्रोसेस सी को जारी है, गिवन है हमें 39,500। प्रोसेस सी में वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन आ रहा है जी, सॉरी वर्क प्रोसेस भी का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ रहा है 10,500। उसने कहा भाई इस डिपार्टमेंट में जो भी नुकसान हुआ सारा नॉर्मल है, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो यहाँ से। नॉर्मल लॉस कितने है जी? 5,000 यूनिट्स का, 5,000 लीटर का नॉर्मल लॉस, और ये आपका अकाउंट क्वांटिटी वाइज क्लोज हुआ 55,000 पे। अच्छा यहाँ पे ख्याल रखना है, चूंकि ये पार्ट डी है, मार्क इट। हर पेपर की टॉप पे आपको पता है ना क्वेश्चन एंड पार्ट मार्क करना होता है, हर पार्ट अलग पेज पे होना है। तो ये पेज 1 पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन 4 का पार्ट डी। हमने पार्ट ए बी सी डी चारों पार्ट्स करने हैं, सीक्वेंस प्रेजेंटेशन का बदल सकता है, मार्क को आना चाहिए। मेरे पहले पेज पार्ट डी आ रहा है, कोई वरी की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है मुझे जरूरी नहीं कि मैं चौथे पेज पे जाके पार्ट डी करूं, पहले एबीसी के लिए जगह छोड़ू, कोई जरूरी नहीं है। मैंने शुरू ही लिखा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, वहीं से बात शुरू की है मैंने। अब प्रोसेस अकाउंट यहां तक पहुंचने के बाद अब मुझे क्या क्या चाहिए, इसको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मुझे नॉर्मल लॉस की वैल्यू चाहिए। क्या वैल्यू है? नॉर्मल लॉस सेलेबल है, क्वेश्चन साइलेंट है, इसको तो लगा दो 0। इसका मतलब मुझे वैल्यूएशन चाहिए सी, प्रोसेस को जो ट्रांसफर जा रहे हैं, और क्लोजिंग वर्क प्रोसेस इनकी, और इनकी वैल्यूएशन कहां से मिलेगी? ए बी सी, ये है जी पार्ट, यहां से वैल्यू आनी है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे पहले अब पार्ट ए करना है, इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल बनाना है, फिर पार्ट बी करना है, कॉस्ट पर यूनिट बनाना है, फिर पार्ट सी करना है एवैल्यूएशन शोइंग अ स्टेटमेंट शोइंग एवैल्यूएशन ऑफ आउटपुट। ये एवैल्यूएशन या वैल्यूएशन है, यहां से मुझे वैल्यूज मिलेंगी, तो मेरा पार्ट डी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं पार्ट ए के लिए नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, जिससे मुझे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं। मेरे पास एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वैसे तो हैं 3, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड की स्टेज ऑफ कंप्लीशन सेम है। उसने कहा जी वर्क इन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ओरिजिनेटिंग इन डिपार्टमेंट बी, तो डिपार्टमेंट बी में कॉस्ट कौन सी ओरिजिनेट हो रही है? कन्वर्जन। उसने कहा जी कन्वर्जन के लिहाज से ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, इसका मतलब हम कन्वर्जन के रेफरेंस से कॉलम बनाएंगे। तो मेरा जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉलम बनेंगे, पहला आउटपुट, फुल यूनिट्स, परसेंटेज, और 2 एलिमेंट्स, एक प्रोसेस मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस ए, मटेरियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, और दूसरा कन्वर्जन। आउटपुट, फुल यूनिट्स एंड परसेंटेज वर्कड। आउटपुट मेरे पास 2 है जी, प्रोसेस सी को ट्रांसफर है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। डिपार्टमेंट सी को जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो कितने यूनिट्स हैं? 39,500, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में। अच्छा यहाँ पे क्या आ गया, अब ये 10,500 सारे एक स्टेज पे नहीं पड़े हुए, ये पड़े हुए 3 स्टेजेस पे। तो अकॉर्डिंगली मैं वर्क इन प्रोसेस के 3 हिस्से कर लूंगा। मैं वर्क इन प्रोसेस में 3 हिस्से करूंगा। कुछ पड़े हैं 50% पे, वो कितने हैं? 40% पे पड़े हैं 5250, बिल्कुल ठीक है जी, 5250। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा 30% का 2100 का, तीसरा हिस्सा है 24.5 का 31, ये 3150, सॉरी ये 2100 ही है, माय मिस्टेक, ये 2100 ही है, और ये 3150 है। अच्छा जी, मेरे वर्क इन प्रोसेस के 3 हिस्से हैं, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैं लिखूं अगर, अब पहले मैं प्रोसेस सी के जो ट्रांसफर हुआ, ये तो हर लिहाज से 100% है जी। जो ये वाले हैं इनमें मटेरियल पूरा है, कन्वर्जन 40 है, इनमें मटेरियल पूरा है, कन्वर्जन 30 है, इनमें मटेरियल पूरा है, कन्वर्जन 24.5, ठीक है जी। लीजिए जी, अब हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। ये बने 39,500
39,500, ये बने 5250, 40%, 2100, 2100 और 2100 का 30, 630, 3150 और 24.5, अच्छा अब यहाँ पे 771 पॉइंट राउंड ऑफ करें, बेटा 72 लिखेंगे ना, फिर इसको आप राउंड ऑफ करेंगे। अच्छा अब एक जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये मेरे फिनिश गुड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं और मेरे वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स का मैं यहाँ पे सब टोटल लगा लूं तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा। इनका टोटल कीजिए कितना, 10,500, इनका टोटल 3502। और अब मैं कंप्लीट करता हूं अपना इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल। यहाँ पे बेटा 1 2 3 ये वर्क इन प्रोसेस का मैंने टोटल लगाया ना बेटा, ये वर्क इन प्रोसेस का टोटल है, ठीक है। अब वर्क इन प्रोसेस प्लस फिनिश गुड्स, दिस प्लस दिस 50,000, 43,002। लीजिए जी, ये मेरा इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल। इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल मैंने वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट का सब टोटल ले लिया है, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स मेरे बिखरे पड़े थे, उनका सब टोटल ले लिया क्योंकि उनकी मुझे वैल्यूएशन की जरूरत पड़नी है। जब मैं वैल्यूएशन करूंगा मुझे इनकी जरूरत पड़नी है। ये मेरा पार्ट ए पूरा हो गया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अच्छा जी, पार्ट बी क्या जी, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट में अब चूंकि मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो टेबल तो पीछे रह गया, तो मैं कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन ऐसे प्रेजेंट कर देता हूँ। कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस ए, उसकी इनपुट कॉस्ट 99,000 डिवाइडेड विद इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स 50,000, 1.98 और कन्वर्जन कॉस्ट टोटल कितना है जी, चले मैं ऐसे लिखता हूँ 27,520 जमा 15,480 डिवाइडेड विद इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स 43,002 इज ऑलमोस्ट 1, टोटल कॉस्ट इज 2.98। ये मेरी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन पार्ट बी डन। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है जी, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ये मेरा पार्ट बी भी डन हो गया जी। जी एनी क्वेश्चन? पार्ट सी वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, मतलब फिनिश गुड्स प्रोसेस सी को जो ट्रांसफर हुआ इनकी वैल्यूएशन, प्रोसेस सी को जो ट्रांसफर हुआ 39,500 फुल यूनिट्स हैं इंटू 2.98, सॉरी 1,17,710। लीजिए जी, ये यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस सी उनकी कॉस्ट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट एलिमेंट वाइज। मटेरियल के इसमें है 10,500 यूनिट्स वैल्यूड एट 1.98 और कन्वर्जन के हैं इसमें 3502 यूनिट्स मल्टीप्लाइड 1 2429 लीजिए जी, we put these values here 117,710 24292 टोटल कीजिए आप 1,42,002 और यहाँ पे शायद 1,42,000। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है 2 रुपए का, तो कोई वरी नहीं है उसकी, हम यहाँ पे लिख देंगे स्टैरिक डाल के कि भाई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ गया। लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 4। एनी क्वेश्चन? ये चारों पार्ट 4 डिफरेंट पेजेस पे होते हैं, यू शुड रिमेंबर। करके देखिएगा, फर्क पड़ेगा, करके देखिएगा होम एक्टिविटी अपनी, समझिए जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? कोई बात समझ नहीं आई यहाँ पे पूछिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन एजेंडा हमारे में आ रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 16। मेहनत लिमिटेड, स्प्रिंग 21, क्वेश्चन 1। एक क्वेश्चन है 4, 11, 12, 13 मार्क्स का। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन गेन एंड लॉसेस, and prepare journal entries to record production gains and losses of process A for the month। मैंने जैसे आपसे कहा था, ये बड़ी रेगुलर अपीयर होने वाली रिक्वायरमेंट है, जर्नल एंट्रीज। एग्जामिनर हमसे प्रोसेस अकाउंट कम बनवाता है। जैसे हमने भी क्वेश्चन नंबर 4 किया, उसमें उसने प्रोसेस अकाउंट मांगा था, लेकिन क्वेश्चन 19 में आपने देखा प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा था। ठीक है, हमने प्रोसेस अकाउंट को लेके सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। प्रोसेस अकाउंट से कॉन्सेप्ट को समझना, ग्रिप करना आसान है, लेकिन एग्जामिनर को भी ये बात पता है, इसलिए वो प्रोसेस अकाउंट रेयरली मांगता है। वो प्रोसेस अकाउंट से हट के आपसे, जैसे यहाँ पे उसने स्टेटमेंट और जर्नल एंट्रीज मांगी है। ठीक है, तो यही एग्जामिनर का अंदाज रहेगा। आगे सवाल देखेंगे, हम इसी अंदाज में हम प्रैक्टिस करते जाएंगे कि प्रोसेस अकाउंट से हमने जो कॉन्सेप्ट बेस पकड़ी भी है, उसको लेके इंशाअल्लाह सारे सवाल हमारे होते जाएंगे। अच्छा जी, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, लेकिन आपको मैंने सिखाया वह है कि जब प्रोसेस अकाउंट के बगैर हमने काम शुरू करना हो तो उससे पहले एक स्टेटमेंट क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा। पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनेगा, फिर ये पार्ट्स आगे शुरू होंगे। ठीक है, सो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से पहले हमें क्वांटिटी शेड्यूल बनाना है, फिर हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे। उसके आगे फिर उसने बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स है, ये वैल्यूएशन है, लेकिन वैल्यूएशन से पहले कॉस्ट पर यूनिट भी तो बनानी पड़ेगी ना। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स के बाद कॉस्ट पर यूनिट आती है, फिर वैल्यूएशन होती है, तो उसने इसके बाद वैल्यूएशन कह दिया, तो इसका मतलब इसमें हमें कॉस्ट पर यूनिट भी डिटरमिन करनी पड़ेगी। कॉस्ट पर यूनिट और वैल्यूएशन यहाँ पे हो जाएगी, और ये फिर हमारी जर्नल एंट्रीज है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन, क्या सिनेरियो है, क्या कहानी है इसकी। क्वेश्चन 16, मेहनत लिमिटेड ML मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट KLM which goes through two processes, process A and process B. Following information pertains to process A for the month of February 21. Opening work in process 80% complete, 2000 किलो है, 5 मिलियन का, रुपीज इन 1000 है जी। मटेरियल एडिड ड्यूरिंग द मंथ 18,000 किलो, 36 मिलियन का। कन्वर्जन कॉस्ट 12 मिलियन। ट्रांसफर टू प्रोसेस B 16,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 60% कंप्लीट, 3,000। सो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस B है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस B है। एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोसेस A। Cost of opening work in process consisted of 3.6 million as to material and 1.4 million as to conversion। ये जो 5 million cost थी, इसका ब्रेकअप दे दिया उसने। 3.6 मटेरियल है और 1.4 कन्वर्जन है। Materials are added at the start of the process and conversion costs are incurred evenly throughout the process। Nothing new, हमेशा ऐसे ही दिया जाता है हमें। Process loss is on inspection stage which is carried at 75%। Process loss is estimated at 12% of the input which is sold as scrap at 400 per kg। Inventory is valued using weighted average method। EVCO method के तहत हमें चलना है। तो नहायत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, इलस्ट्रेशन जैसे हमने की उसी लेवल का सवाल है, उससे आगे का ये नहीं है। ठीक है जी, तो जरा इसकी भी EVCO मेथड से देखते हैं पास पेपर क्वेश्चन में क्या है। जैसे अब हम लोगों ने 2.98 पिछले पेज पे किया था, तो सर अभी हम वर्किंग शो करवाएंगे, वर्किंग नंबर लिखिए। बेटा वर्किंग है ही नहीं, वो पार्ट C है या पार्ट D है, वो लिखना चाहो तो लिख दो। पार्ट C से वैल्यू आई है, पार्ट B से आई है। आप इसको वर्किंग नंबर नहीं देंगे, इसको आप लिखेंगे से पार्ट B, वर्किंग की जगह ये लिखेंगे, ये पार्ट B से वैल्यू आ रही है। ये कहाँ से आ रही है? पार्ट B से। अगर रेफर करना चाहें तो वैसे ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है इस केस में। इट इज अंडरस्टूड कि आपका वर्किंग लिंक होती आ रही, बट कर दें तो भी ठीक है, अच्छी बात है, ज्यादा बेहतर बात है। रेफर कर देंगे आप, ये पार्ट B से वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इवन ये आप लिखेंगे, आप ये कहाँ से आ रही है, ये पार्ट D से आ रही है, ये भी तो कहीं से निकली है ना वैल्यू, ये भी पार्ट D से आ रही है। तो आप इस तरह वर्किंग 1 2 की जगह पार्ट ABC यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग है ही कुछ नहीं, सारी आपके आंसर्स हैं। अच्छा जी, हमें ये नोट हो गया जी, रेस कर दो इसको मैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है क्वांटिटी शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट ए में मैं सबसे पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाऊंगा, क्वांटिटी शेड्यूल प्रोसेस ए का। वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन है, वर्क इन प्रोसेस ब्रॉट डाउन 2000। फिर यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड है या प्रोडक्शन स्टार्टेड कह लीजिए, एक ही बात है, 18,000। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस बी को ट्रांसफर हो रहे हैं यूनिट्स 16,000। वर्क इन प्रोसेस कैरी डाउन हो रहा है 3,000। नॉर्मल लॉस की फिगर हमें यहाँ पे मैयर करनी है। नॉर्मल लॉस 12% ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड, 12% ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड। क्या बताया था? इनपुट को हमेशा इंस्पेक्टेड पढ़ना है आपने। और इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? 75% ऑफ कंप्लीशन। अच्छा, ये आप देखिए जरा, इक्वेशन ज़हन में लाइए। हमने 75% कंप्लीशन है, हमने पहला ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग करंट पीरियड है कुछ 0, ये तो पहले ही 80% पे था। करंट पीरियड में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्ट नहीं हुआ, इसको छोड़ दो। प्लस यूनिट्स प्रोडक्शन स्टार्टेड 18,000 माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नॉट इंस्पेक्टेड। क्या ये इंस्पेक्ट हुआ करंट पीरियड में? नो, इसको लेस करना है, माइनस 3,000 और इसका लेना है 12%। 1800 इज नॉर्मल लॉस। सो इंस्पेक्टेड यूनिट्स निकालने की इक्वेशन थी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्टेड इन द करंट पीरियड प्लस प्रोडक्शन स्टार्टेड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नॉट इंस्पेक्टेड इन द करंट पीरियड। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस करंट पीरियड में इंस्पेक्शन 0 थी, यूनिट स्टार्टेड 18,000 है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सारे के सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं हुए, हमने सारे लेस कर दिए। अब बोलिए बैलेंसिंग फिगर कहीं आ रही है या टैली हो गया? गेन आ रहा है, एबनॉर्मल गेन बैलेंसिंग यूनिट्स 800 यूनिट्स और ये 20,800 पे क्वांटिटी शेड्यूल हमारा क्लोज हुआ है। क्वांटिटी शेड्यूल हमारा 20,800 पे क्लोज हो गया है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बना सकते हैं एवको मेथड के तहत। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स एवको मेथड के तहत। और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमारे कितने हैं यहाँ पे जी? मटेरियल और क्या? वर्क इन प्रोसेस इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट होते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और मटेरियल दो हो सकते हैं, प्रोसेस ए का, प्रोसेस बी का। ये तो ऑलरेडी प्रोसेस ए है, तो इसमें सिर्फ मटेरियल है। और लेबर ओवरहेड को हम कन्वर्जन के तौर पर ट्रीट करेंगे क्योंकि हमारी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कन्वर्जन के हिसाब से बताई गई है, लेबर और ओवरहेड की अलग-अलग स्टेज नहीं है। एवको मेथड है, दो कॉलम हमें चाहिए इक्विवेलेंट यूनिट्स के, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एक परसेंटेज और एक फुल यूनिट्स। आउटपुट फुल यूनिट्स, परसेंटेज वर्कड, इक्विवेलेंट यूनिट्स, मटेरियल एंड कन्वर्जन। आउटपुट में प्रोसेस बी का जो यूनिट्स के वो आएंगे 16,000। आउटपुट में वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आएंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आएंगे 3,000। और आउटपुट में एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स आएंगे
800 और एबनॉर्मल गेन के यूनिट यहाँ पे अब नेगेटिव फिगर आते हैं। मैच कर लेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से हम इसको। इनपुट हमारी है 20,000 माइनस नॉर्मल लॉस 1800, 18,200 ऊपर से टैली है हमारा 18,200, यहां से भी और यहां से भी मैच हो गया। इसका मतलब हमने टेबल का स्टार्ट ठीक ले लिया है। हमारी आउटपुट जिनको हमने कॉस्ट पे लेना होता है उनको हम लेके आते हैं इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में। एक ये कॉस्ट पे आनी है, ये कॉस्ट पे आनी है, ये कॉस्ट पे आनी है। ये तीनों क्वांटिटीज कॉस्ट पे जो आनी है ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट शेड्यूल में आ जाती हैं। और अब नॉर्मल गेन जो कि डेबिट साइड पे है ये नेगेटिव फिगर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। परसेंटेज प्रोसेस बी को ट्रांसफर हुआ, हर लिहाज से कंप्लीट था। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल शुरू में डल गया, कन्वर्जन इनमें थी 60% और एबनॉर्मल गेन मटेरियल शुरू में डला है, इंस्पेक्शन हुई है 75 पे। लीजिए जी, यहां से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाते हैं। 16,000, 16,000, 3,000, 1,800, 800, 600 बोथ नेगेटिव। और लीजिए जी इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट 18,200, 18,400। लीजिए जी वी आर डन विद पार्ट, कौन सा था ये? बी। ये पार्ट बी हमारा खत्म, नहीं पार्ट ए, सॉरी ये तो पार्ट ए ही था हमारा। क्वांटिटी शेड्यूल एंड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पार्ट ए। ये 17200। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स खत्म हो गया। अब पार्ट बी पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे। क्या पार्ट बी? वैल्यूएशन का था ना, तो वैल्यूएशन के लिए पहले आप निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल की और कन्वर्जन की, फिर उसके बाद वैल्यूएशन की बारी आएगी। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट, ख्याल कीजिएगा ये मेथड है एफ को। और अब हम स्टेटमेंट से हट के अब अलहदा वर्किंग पे जा चुके हैं ना। फॉर्मूला याद करो, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितनी है जी मटेरियल की? 3.6 मिलियन। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 36 मिलियन माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 1800 मल्टीप्लाइड विद व्हाट इज द नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू 400 कहाँ लिखी हुई है? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में आ रही है जी 400 kg का। तो जनाब ये हम लेस करेंगे 400 का यहाँ से और डिवाइड करेंगे इसको मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट से जो कि है 18,200। तो कॉस्ट पर यूनिट इज 2136 रुपीज पर यूनिट। कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 1.4 मिलियन। ये आ रही है जनाब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्जन की कॉस्ट। हम एफको मेथड से चल रहे हैं, प्लस कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ये आ रही है जी 12 मिलियन। कन्वर्जन की कॉस्ट इनकर्ड 12 मिलियन डिवाइडेड विद इक्विवेलेंट यूनिट्स 17,200 कॉस्ट पर यूनिट 779 टोटल 2915। लीजिए जी कॉस्ट पर यूनिट आ गया, वही हम टेबल में जो प्रेजेंट करते थे। मैंने यहाँ पे चूंकि पेज नया था ना, तो नए पेज पे तो टेबल पीछे रह गया था, मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। इट डज नॉट मैटर। पार्ट बी में हमें कॉस्ट पर यूनिट लेनी है और उसके बाद फिर वैल्यूएशन मांगी है, हमें वैल्यूएशन देनी है जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जिस लेवल की हमने इलस्ट्रेशंस की थी उसी लेवल का सवाल है, बट सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंटली उसने पिच की हुई है। हम प्रोसेस अकाउंट बनाते थे, उससे प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा, बाकी सब कुछ मांग लिया, तो कोई इशू नहीं। इसके
इसके बाद हम चले जाएंगे, या सॉरी यही पार्ट पेपर चल रहा है, वैल्यूएशन की बात है। अब वैल्यूएशन की बात है तो वैल्यूएशन ऑफ प्रोसेस बी को जो ट्रांसफर हुए यूनिट 16,000 फुल यूनिट्स इंटू 2915 4 टेट्रा 0, और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 3,000 यूनिट्स मटेरियल के हैं इंटू 2136 प्लस 1800 यूनिट्स कन्वर्जन के हैं मल्टीप्लाइड विद 779, बोलिए जनाब 78। फिर उसने एबनॉर्मल गेन की वैल्यू भी मांगी है। एबनॉर्मल गेन 800 यूनिट्स है मल्टीप्लाइड विद 2136 प्लस 600 यूनिट्स कन्वर्जन के हैं 779 लीजिए जी 1 2 3, ये हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया। पार्ट ए क्वांटिटी शेड्यूल और इक्विवेलेंट यूनिट स्टेटमेंट आ गई। पार्ट बी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन के साथ वैल्यूएशन हमने निकाल दी। हमसे पार्ट बी में वैल्यूएशन मांगी गई थी, बट वैल्यूएशन कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग के बगैर बनती नहीं है। ये था हमारा पार्ट बी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन गेन और लॉसेस। गेन था हमारा, हमने उसकी कॉस्ट निकाल दी। अब देखिएगा जरा कंट्रास्ट देखिए जरा मार्क्स के लिए आते हैं। ये दो काम 4 नंबर के हैं और ये काम 7 नंबर का। ये पूरा मैंने एग्जामिनेशन के लिहाज से प्रेजेंटेबल फॉर्मेट फॉलो किया कि एग्जाम में जैसे आपको देना है। तो यहाँ पे 4 नंबर हैं 2 टेबल्स बनाने के, और यहाँ पे इतनी सी कैलकुलेशन शो करने के 7 नंबर हैं। तो एग्जामिनेशन में मार्क्स का बैलेंस थोड़ा सा आउट होता है। हर पार्ट के लिहाज से टाइम नहीं एलोकेट हो रहा होता। ओवरऑल 3 घंटे के हिसाब से एग्जामिनर ने पेपर बनाया है। कहीं पे कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, टाइम सेव कर जाते हैं, कुछ पार्ट्स इजी होते हैं, टाइम सेव कर जाते हैं। और अगर समझो तो इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 7 नंबर की कैलकुलेशन है। टाइम कितना बनता है इसका 1.8 के हिसाब से? 12 मिनट्स। लिखने में 4 मिनट लग रहे हैं। एलोकेटेड टाइम इस पार्ट का 12 था, तो 12 मिनट जो बाकी जो टाइम होता है 7-8 मिनट, वो किस लिए है? पढ़ने के लिए, सोचने के लिए। जिससे आप घबराते हो कि पता नहीं कितना गुनाह हो जाएगा सोचना, पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है, उससे बचने की कोशिश करते हो आप। You have ample time in the examination hall for the reading। अगर आप प्रॉपर सोच के चलो तो रीडिंग करके समझ आ जाए तो लिखने में टाइम नहीं लगता आपको। लेकिन अगर समझ ही नहीं आया तो फिर लिखने में ही खोए रहते हो और सही कभी नहीं लिख पाते आप। अच्छा, इसका पार्ट सी काउंटिंग एंट्रीज लॉसेस गेन्स की बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले सवाल में की थी, उसकी रेपिटेशन है। ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको कीजिएगा। कोई चीज समझना है पूछेगा। कल इंशाअल्लाह हम इस डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे, मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।